Okay, so welcome back to my these video lectures, and today in this lecture we will discuss the gene cloning. Okay, gene cloning. हम जो है बेसिक स्टेप्स जो है डिस्कस करेंगे कि जीन क्लोनिंग में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो आते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. ओके, लेट अस स्टार्ट. जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? क्लोनिंग का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसको हमने क्या है मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीपल कॉपीज उसकी क्रिएट करनी है, तो उसको बोल दिया जीन क्लोनिंग. ठीक है, जैसे फोटोकॉपी की मशीन्स होती है तो उसमें क्या होता है, एक हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है, उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं. उसी तरह से जीन क्लोनिंग का मतलब है हमारे पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसको हमने मल्टीपल कॉपीज जो है सेम डीएनए की क्रिएट करनी है, उसको बोल दिया जाता है जीन क्लोनिंग. और ऐसा करने के लिए हमें जो है टूल्स जो है हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, जैसे कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं, हम वेक्टर यूज करते हैं, हम होस्ट सेल यूज करते हैं. तो ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं. दीज आर द स्टेप्स. ये स्टेप्स में चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और अपना जो जीन है, डिजायर्ड जो हमारा डीएनए है, उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और मल्टीपल कॉपीज हमारी जनरेट हो जाती है थ्रू दिस जीन क्लोनिंग. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है जीन क्लोनिंग में, हम क्या करते हैं, ये हमारा मान लो डीएनए है. ठीक है, ये हमारा डीएनए है. अब इसका ये वाला पार्ट जो है, हमें मान लो ये पर्टिकुलर जीन हमने जो है मल्टीपल कॉपीज इसकी क्रिएट करनी है. ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले जो हमारा होल सीक्वेंस है उसमें से हमारा जो ये डिजायर्ड जो ये वाला पार्ट है जीन का, उसको कट करना पड़ेगा. मींस इसको हम कट करेंगे यहाँ पे. तो कट किसकी हेल्प से करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हमने स्टेप नंबर फर्स्ट हम डाल देते हैं यहाँ पे. स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, कट करेंगे अपने डिजायर्ड डीएनए को. ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कट किया डिजायर्ड डीएनए को. अब हमने ये डिस्कस कर लिया है, जब भी हम जीन क्लोनिंग की बात करते हैं तो अगर हमने अपना जो डीएनए है, पर्टिकुलर जो जीन है, उसको कट करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर उनको, और जिसको और क्या बोला जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे इसको कट करवाने के लिए. ये यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हमने इसको कट कर लिया, ये मान लो हमारा ये पर्टिकुलर जीन है. अब इसको हमने क्या है, क्लोन करवाना है. ठीक है, इसकी क्या करनी है, मल्टीपल कॉपीज बनवानी है हमने. ऐसा करने के लिए, जीन को क्लोन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वेक्टर्स की. ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर जिनको हम बोल देते हैं, वेक्टर्स के बिना ये करना पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, वेक्टर्स. तो जैसे कि हमने बात की थी प्लाज्मिड वेक्टर्स की, प्लाज्मिड वेक्टर. ये भी क्या है, प्लाज्मिड क्या है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल ही होता है. तो ये क्या है, एक सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जैसे PBr322. ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं क्लोनिंग वेक्टर. तो ये क्या है, वेक्टर है. ये इसी की हेल्प से हम जो है अपने जीन को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. ऐसा हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारा कोई स्टूडेंट है जो आउट ऑफ सिटी गया हुआ है और उसको क्या है, वहां पे स्टे करना है. ठीक है, स्टे करना है. अब वो चाह रहा है कि वो लोकली कहीं भी किसी के घर में स्टे कर ले, बट एज इट इज वो स्टे नहीं कर सकता. हाँ, अगर वहां पे उस लोकेशन पे उसका कोई नोन है, जैसे उसको कोई फ्रेंड का घर है, तो वो इजिली वहां पे स्टे कर सकता है, क्योंकि वहां पे क्या है, उसको एंट्री मिल जाएगी. एज इट इज कोई भी अपने घर में उसको एंट्री नहीं देगा, तो वो करने के लिए क्या है, उसको फ्रेंड की जरूरत पड़े. उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने होस्ट सेल में, जैसे बैक्टीरियल सेल में हमने मल्टीप्लाई करवाना है इस जीन को, तो हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है. इस वेक्टर के बिना हम जो है उस होस्ट सेल में अपना जो ये डीएनए है इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इसको एंट्री नहीं मिलेगी एज इट इज. तो वेक्टर वहां पे बहुत हेल्प करते हैं. वेक्टर एक तरह से व्हीकल का काम करते हैं उसको कैरी करने के लिए. ठीक है, तो वेक्टर का क्या काम है, एक तरह से वो व्हीकल है कि इसको लेके जाएगा अपने बैक्टीरियल सेल के अंदर. ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड है, तो अगर उसकी हेल्प होगी तो वो घर में अच्छे से स्टे कर सकता है. एज इट इज अगर आप
किसी भी रैंडमली किसी के घर में एंटर करने का बोलें कि हमें स्टे करना है तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से वेक्टर्स का यूज किया जाता है एज ए व्हीकल, कि अगर वो होगा तो क्या है, हम इजिली इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल था। अब क्या है कि प्लाज्मिड वेक्टर की बात करते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर में क्या है, हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या होता है, इसको भी कट करवाना पड़ेगा। और कट करवाएंगे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यहाँ यूज किया है सिमिलर से हम इसको कट करवाएंगे। सिमिलर एंजाइम से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ भी कट करवाएंगे। ऐसा क्यों है कि जैसे हमारा BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो वो क्या करेगा ना, जैसे हमने BAM-H1 से कट करवाया BAM-H1, तो वो क्या करेगा, दोनों में जो है वो सेम सीक्वेंस पे कट करेगा। तो इसीलिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वहां पे जनरेट होंगे और ये आपस में लाइगेट करेंगे। तो तभी हम क्या करते हैं, सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे अपने डीएनए को डाइजेस्ट करवाने के लिए और वेक्टर को भी कट करवाने के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने कट कर लिया, वेक्टर को भी कट कर लेंगे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी हम कट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है आपस में, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। इसको हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि फिर हम इस वेक्टर को विद दिस इंसर्ट या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो है हम फिर बैक्टीरिया सेल में इंट्रोड्यूस करवा सके। तो ऐसा करने के लिए ये हमने कट कर लिया, ये हमारा वेक्टर है, ये हमने वेक्टर को कट कर लिया, ये हमारा क्या है, ये डिजायर्ड डीएनए है, इसको भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक एंजाइम आता है लाइगेज, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर लाइगेज यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो है वो इस तरह से लाइगेट हो जाएगा। तो ये आपस में जुड़ गए, क्या, कौन से, वेक्टर और हमारा डिजायर्ड डीएनए। तो ये जब लाइगेट हो गए आपस में, तो इसको अब हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, इसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं हम, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि इसमें अब क्या है, एक फॉरेन डीएनए है। ये खुद से तो PBR322 भी एक डीएनए ही है, बट रिकॉम्बिनेंट वर्ड इसलिए ऐड कर दिया गया कि हमें ये पता चल जाए कि इसमें हमने एक अपना फॉरेन बाहर से जो डीएनए है उसको लाइगेट कर रखा है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है जो क्या कैरी कर रहा है, हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकेंड स्टेप होता है, हमने लाइगेज की एंजाइम की हेल्प से लाइगेट करवाना है वेक्टर को, किसके साथ, अपने डीएनए, डिजायर्ड डीएनए के साथ, जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये दो स्टेप हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, अब ये हमारा वेक्टर है और इसने क्या कैरी किया हुआ है, हमारा डीएनए ऑफ फॉरेन डीएनए या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डीएनए जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे बैक्टीरियल सेल में। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया का मतलब समझ लेते हैं। अब क्या है, हमें पता है कि जो ये हमारे वेक्टर्स होते हैं इनकी कैपेसिटी है, ये अंदर जाके क्या करेंगे, अपने होस्ट सेल के अंदर जाके इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो हमारा बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसका अपना डीएनए होगा जिसको हम क्रोमोसोमल या जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हमने अपना PBR322 इसमें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, यहाँ पे क्या करवा दिया हमने, PBR322 को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इसके साथ क्या है, हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, क्या होता है कि ये जो होस्ट सेल है ना, होस्ट सेल है, ये जब डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, ठीक है, एक सेल ये बना दिया, दो सेल बना लिए इसने, तो ये जब डिवाइड करता है तो इसके अंदर जो ये हमारा PBR322 प्लाज्मिड वेक्टर प्रेजेंट है, ये भी साथ में डिवाइड करेगा। तो ये हमें क्या है, मल्टीपल कॉपीज मिलते हैं। तो अगर प्लाज्मिड वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा डीएनए भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा, जो डिजायर्ड डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का हम मीनिंग समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो बाहर से हमने, जो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, होस्ट सेल जिसको हम बोल रहे हैं बैक्टीरियल सेल, बाहर हमारे कोई डीएनए है, जैसे PBR322 है। अब लैब कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं होस्ट सेल में, तो ये बाहर प्रेजेंट होगा, तो हम इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं होस्ट सेल में। ऐसा करने के लिए ना हम क्या करते हैं, कई बार इसको ट्रीटमेंट दे देते हैं, जैसे हम कैल्शियम से, डाइवैलेंट कैटायन से इसको ट्रीट करते हैं।
जब ऐसा करते हैं तो होस्ट सेल क्या करते हैं ना, इजीली अपटेक करना शुरू करते हैं, बाहर जो भी डीएनए होगा उसको इनटेक कर लेते हैं। तो ये जब कंडीशन हुई इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप समझ गए कि मतलब जो इसकी आउटर सराउंडिंग में जो एक्सोजीनियसली जो डीएनए प्रेजेंट है, मतलब बाहर जो सेल के डीएनए प्रेजेंट है वो उसने अपटेक कर लिया, या इनसाइड जो है वो बाहर से जो है डीएनए इसने ले लिया, तो उस कंडीशन को बोलेंगे कि यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई बैक्टीरिया की, मतलब एक्सोजीनियस जो डीएनए प्रेजेंट था वो इसमें एंटर कर गया। जैसे कि हमारा प्लाज्मिड है PBr322, तो ये हमने क्या कर दिया, अब होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने अब क्या किया, पहले हमने डाइजेस्ट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को, लाइगेट किया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, फिर क्या किया, बैक्टीरियल सेल में इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे सोचने की बात है, मान लो हम लैब कंडीशन में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे होस्ट सेल हैं उनमें यहाँ पे मल्टीपल सेल्स होंगे, तो ऐसा नहीं, ऐसे कुछ सेल्स होंगे जिनमें ये एंटर कर जाएगा, कुछ सेल ऐसे भी पॉसिबल होंगे जिनमें ये एंटर नहीं किया, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी ऐसे सेल्स की जिनमें हमारा ये वेक्टर प्रेजेंट है, आउट ऑफ वो सेपरेट करने पड़ेंगे जिनमें ये वेक्टर गया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे सेल्स की, ऐसे सेल की जिनमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट है, ये कर लिया। अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स जो होते हैं इनमें क्या है, ऐसे सेल्स होंगे जिनमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मींस कि जो PBr322 है वो जो है हमारे होस्ट सेल में एंटर कर गया, वो हमने सिलेक्ट करने हैं ऐसे सेल से जिनमें वो एंटर किया ही नहीं। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते थे, हम यूज करते थे एम्पिसिलिन जीन का, एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंस जो जीन प्रेजेंट होता था PBr322 की बात करें तो PBr322 में क्या था, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, यहाँ पे एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था यहाँ पे। ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे क्या होता था, BAMH1 जो है वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती थी, यहाँ पे एक ORI प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो ये तो हम क्या करेंगे ना, एम्पिसिलिन जीन का फर्स्ट यूज करेंगे। एम्पिसिलिन जीन को यूज करेंगे हम सिलेक्ट करने के लिए ऐसे सेल जिनमें वेक्टर है और ऐसे सेल जिनमें वेक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको हम मीडियम में डालेंगे जहां पे क्या है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाली गई हो, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हो। तो मीडियम में कौन से सेल ग्रो करेंगे, वो सेल ग्रो करेंगे जिनके पास रेजिस्टेंट जीन है इस एंटीबायोटिक के लिए, अदरवाइज बैक्टीरिया डाई कर जाएंगे। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होने का मतलब है वहां पे वेक्टर है, तो वही सेल ग्रो करेंगे जिनमें वेक्टर प्रेजेंट है। तो ये कौन से सेल ग्रो करेंगे जिनमें वेक्टर है, तो यहां से हम हमारा क्या है, वो सेल आ जाएंगे हमारे पास जिनमें वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो सेल सेपरेट हो जाएंगे जिनमें वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं। ठीक है, ये हो गया फोर्थ स्टेप जिसमें हमने सिलेक्शन कर ली रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की। अब फिफ्थ स्टेप आता है, इसमें फिफ्थ स्टेप की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, अब हमने ऐसे सेल तो सिलेक्ट कर लिए जिनमें वेक्टर है। अब यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, कई बार क्या होता है, हमारा वेक्टर खुद से रिसर्क्युलाइज हो जाता है, सर्क्युलराइज हो जाता है, मतलब कि हमने वेक्टर के अंदर इंसर्ट को डालना है, अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको लाइगेट करना है, पर कई बार क्या होता है, वेक्टर में वो डीएनए जो है लाइगेट होता ही नहीं है, और खुद से ही जो कट किया है वेक्टर खुद से दोबारा जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं रिसर्क्युलाइज हो गया। एक होता है कि वेक्टर है जिसमें हमारा डीएनए है जो लाइगेट हो गया है। ठीक है, अब ऐसे सेल्स को हमने इनको जो है सेपरेट आउट करना है इनसे, क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या है कि हमें ऐसे सेल मिली जिनमें वेक्टर हो और वेक्टर के साथ क्या हो, हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते थे, हम यूज करते थे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का। ये हमें पता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जिसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते थे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते थे। उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार यहाँ पे।
इंसर्शन इनएक्टिवेशन में क्या होता था कि जैसे ये हमारा PBR 322 है, यहाँ पे मान लो हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके अंदर जो है BAM-H1 साइट है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने बोला ना कि हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे और उससे कट करेंगे, ठीक है। तो हमने मान लो BAM-H1 से कट किया, तो हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के अंदर ये साइट है, तो यहाँ पे मान लो हमने कट कर दिया और यहाँ पे हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है ना, अगर हमने विद इन टेट्रासाइक्लिन जीन ये प्रेजेंट है साइट, अब यहीं पे आके जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, तो और यहाँ पे हमने अपना DNA ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट कर, ऐसा करने से क्या हुआ, जब यहाँ पे हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हो गया, ये वाला जीन जो होता है ना, ये इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। अब ये इनएक्टिवेट हो गया, इसका मतलब है अब ये टेट्रासाइक्लिन के लिए कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो इट मींस जब हमारा इंसर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सेल जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालेंगे तो ये क्या कर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, ये सरवाइव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, जिसकी प्रेजेंस की वजह से इनका जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया, ये जीन इनएक्टिवेट हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये हो गया। तो इसका मतलब है ऐसे सेल जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं किए, मतलब वहां पे हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो सेल सेपरेट हो गए। और ऐसे सेल जिनमें हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट ही नहीं किया, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने कट किया BAM-H1 से, पर ये फिर से रिसर्कुलाइज हो गया, हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला जीन जो है ये एक्टिवेट रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसको जब हम ग्रो करवाएंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक के मीडियम में अगर इसको ग्रो करवाएंगे, तो अब ये रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि इसमें तो इंसर्ट है नहीं, तो ये एक्टिवेट है, तो ये क्या है, ये ग्रो कर जाएगा। तो अब हमें पता चल जाएगा कि ऐसे सेल जहां पे हमें ग्रोथ मिल रही है, इट मींस वहां पे हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है, और ऐसे सेल जहां पे ग्रोथ नहीं हुई, इट मींस वहां पे हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेट्रासाइक्लिन जीन हमने क्या किया, हमने अपने जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था उसको चूज कर लिया। तो अब हमने ऐसे सेल चूज कर लिए जहां पे हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो ये इसका 5th स्टेप था जो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है जीन क्लोनिंग में 6th स्टेप पे हम आते हैं। 6th स्टेप में क्या किया जाता है, 6th स्टेप में अब हमने सिलेक्ट कर लिए वो सेल जिनमें हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है विद वेक्टर। अब हम उनको क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे मीडियम में, ठीक है, ग्रो करवाएंगे मीडियम में उन सेल्स को फॉर जो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जीन के लिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जीन मीन्स कि जितना हमें क्वांटिटी चाहिए अब हम उसको मल्टीप्लाई करने देंगे उन सेल्स को, क्योंकि उनको हमने सेपरेट कर लिया। अब उनको हम मीडियम में डालेंगे और उनको रेप्लिकेट करवाएंगे ताकि हमें मल्टीपल या जितनी हमें चाहिए कॉपीज उतनी हमें मिल सके, क्योंकि अब वही सेल्स हैं जिनमें हमारा DNA ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये 5th 6th स्टेप हमें करने पड़ते हैं जब हम जीन क्लोनिंग की बात करते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपना जो पर्टिकुलर जीन है जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है उसको लाइगेट करते हैं वेक्टर के साथ। वेक्टर बहुत जरूरी है, वेक्टर के बिना हम नहीं कर सकते, और वो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं और वेक्टर को भी कट करेंगे और DNA को भी कट करेंगे और फिर लाइगेट करवाएंगे इनको आपस में। तो उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और वो किसकी हेल्प से होता है, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। फिर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, जिसको बैक्टीरियल सेल ले लिया जाता है, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई बोल सकते, होस्ट सेल बोल देते हैं, तो उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया सेल जो है उसमें इंट्रोड्यूस हो गया हमारा वेक्टर विद DNA ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम कई बार केमिकल की भी यूज कर लेते हैं, तो वो इजीली जो है वो इनटेक हो जाता है हमारे प्लाज्मिड वेक्टर का विद अवर DNA ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या होगा, हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे सारे सेल होस्ट सेल में जो है वो वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, ऐसा नहीं है, कुछ में हुआ होगा कुछ में नहीं। तो वो सिलेक्शन हम एम्पिसिलिन की हेल्प से करते हैं। तो एम्पिसिलिन जब डालते हैं तो उससे वो सिलेक्शन मिलती है हमें, तो हमारे पास कौन से सेल रह जाते हैं जिनमें वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से सिलेक्ट करते हैं ऐसे सेल में जिनमें सिर्फ वेक्टर है और ऐसे सेल जिनमें वेक्टर के साथ इंसर्ट है। ऐसा करने के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं, और
उसकी हेल्प से हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने ऐसे सेल जिनमें हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है विद दी वेक्टर। अब उन सेल्स को हम ग्रो करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं और हमें अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो है, डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। तो ये 6 स्टेप्स आते हैं जीन क्लोनिंग में। Okay, that's all about this, and for more such videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.